नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रभात और इस वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो कृपया उसे लेकर के बैठें। एक बात और ध्यान रखिएगा, आलसी व्यक्ति का ना तो कोई भविष्य होता है और ना ही कोई वर्तमान। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है, यानी नए जो कैग बनाए गए हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर कैग के रूप में शपथ ली और नए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी को बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी का कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक रहने वाला है और सत्यपाल मलिक, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जिस समय 370 आर्टिकल वहां से हटा था। और यहाँ पर है एक प्रदीप कुमार जोशी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इन्हें यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है और इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा आयोजित 2021 की T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये काम भारत को सौंपी गई है। भारत 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2022 T20 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है और अभी 2020 में आईपीएल जो होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो यूएई में खेला जाएगा। आईपीएल यूएई में खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो केंद्र सरकार ने कुल 101 ऐसे उपकरण हैं जिस पे प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और अब भारत के रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरण का निर्माण भारत में किया जाएगा उसमें आते हैं आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, कॉर्वेटर, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएच, रडार, कुछ ये सब प्रमुख हैं और भी छोटे छोटे कई उपकरण हैं जो इसके तहत बनाए जाएंगे, जो कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में ही निर्मित होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भारत का वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है चुल्लू, वहां पे ये काम किया जाएगा। और भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस कार्य की शुरुआत जो है सितंबर महीने के पहले सप्ताह में शुरू की जाएगी, ऐसी योजना है। इसके लिए हथकरघा और जो भी रेशम रेलिंग मशीन होंगे उन्हें प्रदान की जाएगी और इस केंद्र पर सबसे पहले 25 कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और जिस प्रकार से भारत सरकार की योजना है किसान के आय को दोगुनी करने की, उसके तहत कहीं ना कहीं ये एक कदम दिखता नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस। 9 अगस्त को कई सारे दिवस हैं, जिसमें आता है सबसे पहला नागासाकी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के एक शहर नागासाकी को 9 अगस्त को एक परमाणु बम गिराया था जिसका नाम है फेटमैन, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया था। और तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व में स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये तीन दिवस हैं जो 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। और 8 अगस्त में भारतीय इतिहास में
8 अगस्त भी भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था पूरे देश में, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है छठा, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमेजिंग अयोध्या, ये एक पुस्तक लिखी गई है नीना राज के द्वारा, नीना राज के द्वारा, जिसमें यूपी में स्थित जो अयोध्या शहर है उसके इतिहास के बारे में पूर्ण रूप में लिखी गई है। इसमें पूरा इतिहास अयोध्या का वर्णित है। और अभी हाल ही में 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का जो पूजन है वो अयोध्या में ही किया था, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस किताब का नाम याद रखना। अभी यहाँ पर सतीश यादव है, यतीश यादव ने एक किताब लिखी है, उनके किताब का नाम है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशन। अब रॉ एक भारत की एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है भारत की, तो ये इस पे एक किताब लिखी गई है यतीश यादव के द्वारा। और दलाई लामा साहब के द्वारा भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हमेशा कोई ना कोई राज्य कुछ ना कुछ योजना शुरू करने ही वाला होता है और घोषणा करते ही रहते हैं। तो ये काम इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर राजस्थान के द्वारा कुछ दिन पहले इसी नाम से एक और योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था इंदिरा रसोई, जिसमें 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। और असम के द्वारा भी कुछ योजना इस सप्ताह शुरू की गई है जिसका नाम है अरुणोदय योजना, जिसमें आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए जो नीडी परिवार होगा, जो आवश्यक परिवार होगा, उसे 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे इस योजना के तहत। उसका नाम है अरुणोदय योजना। और गुजरात ने एक योजना शुरू की है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो ये योजना डिफरेंट स्टेट के द्वारा हमेशा शुरू की जाती रहते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ने 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की सूची बनाई, इसमें शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो हैं अक्षय कुमार वो हैं जिनका रैंक 6 है, छठा स्थान है फोर्ब्स में। और पहले स्थान पर हैं ड्वेन जॉनसन, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किस अंपायर को शामिल किया गया है? तो यूं तो ये चारों अंपायर अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हाल ही में यानी इस सप्ताह के अनंत पद्मनाभम को इसमें शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय पैनल में। और नितिन मेनन जो हैं वो सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय अंपायर के रूप में शामिल हुए हैं, इन्हें एटली पैनल में शामिल किया गया। अनिल चौधरी भी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, सुंदरम रवि भी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं। तो ये दोनों पहले से एटली पैनल में थे और नितिन मेनन को जून में एटली पैनल में शामिल किया गया और अभी इस सप्ताह KN अनंत पद्मनाभम को इसमें शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय पैनल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस, तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है, 13 अगस्त, ठीक है। और 13 अगस्त को इस बार मणिपुर की सरकार ने देशभक्ति दिवस मनाया था। वो 1891 का समय था, 13 अगस्त को ही मणिपुर के राजकुमार थे उस समय के तत्कालीन राजकुमार का नाम था टकेंद्रजीत, उसे सरेआम सार्वजनिक तौर पे मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इसके लिए मणिपुर की सरकार ने इस वर्ष निर्णय लिया कि इस दिवस को देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए। 14 अगस्त को कुछ नहीं मनाया जाता, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 जून आता है, एक 14 अगस्त और 14 जून को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ब्लड डोनेट डे, विश्व रक्तदान दिवस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, और इस बार
जो है मणिपुर की सरकार ने देशभक्ति दिवस मनाया, तो वो टकेंद्रजीत के राजकुमार वहाँ के थे, टकेंद्रजीत, उनके याद में मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल आपूर्ति सेवा को समाप्त कर दिया है? तो ये देश है पाकिस्तान। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और सऊदी अरब ने ये भी कहा है कि जो 2018 में लोन लिया गया था अब पाकिस्तान उसे चुकाए। तो ये भी सऊदी अरब ने एक पाकिस्तान को झटका दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी स्थित है? माउंट सिनाबुंग, इसका कारण है, ये अभी चर्चा में क्यों आया, इसके पीछे ये इसे बता देता हूँ, इंडोनेशिया में ये स्थित है। ठीक है, इसके पीछे का कारण है, चर्चा का कारण है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर इसमें 8 बार विस्फोट हुए यहाँ पर, जिसके कारण करीब 2 किलोमीटर तक राख का ढेर छा गया है। और इंडोनेशिया में ऐसे 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इस कारण से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो माउंट सिनाबुंग है ये सुमात्रा आइलैंड पे स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। रिंग्स ऑफ फायर जो कहा जाता है इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक, सॉरी यहाँ बैलिस्टिक लिखा गया, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऐसे तो एरो 3 का भी सफल परीक्षण हो गया है, तो यहाँ पर यह काम इजराइल के द्वारा किया गया है, लेकिन एरो 3 जो है इसका सफल परीक्षण वो दो हैं, जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है और अमेरिका की कंपनी बोइंग है, इस दो ने मिल करके ये काम एरो 3 को किया है। लेकिन एरो 2 इजराइल का अपना स्वतः प्रशिक्षण है और इसे गाजा और लेबनान से दागी जाने वाले मिसाइल से रक्षा करने के लिए विकसित किया गया है। तो अपना हमेशा से इजराइल एक ऐसा देश रहा है कि सेल्फ डिफेंस के मामले में वो हमेशा सबसे ऊपर रहा है। तो यहाँ पर एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किन 2 शहरों के बीच भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है? तो पहली ट्रेन तो नासिक से दानापुर आई थी, पहली किसान ट्रेन नासिक से दानापुर, और अब भारतीय रेलवे ने दूसरी किसान ट्रेन की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार वासियों के लिए और बिहार के किसानों के लिए अच्छी बात है कि इनकी आय की जो दोगुनी करने की एक सोच है भारत सरकार की, इसके लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो रॉ मटेरियल हैं वो जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचाया जाए। तो पहली जो है नासिक से दानापुर शुरू की गई थी, और अब जो है ये काम बरौनी से टाटा नगर के लिए किया गया है। बरौनी से टाटा नगर के लिए, एक दानापुर से और एक बरौनी से, यानी एक इधर झारखंड जाएगी और एक मुंबई की तरफ जाएगी, तो ये काम किया गया है। तो बरौनी से टाटा नगर भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किन राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? हमेशा कहीं ना कहीं पेड़ों की, वनों की कटाई चलते रहती है, तो इसके कारण कई पशु का जो है निवास स्थान, कई पशु का आहार, कई पशु के जो रीजनरेशन होने की प्रक्रिया, वो सब में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो ये काम जो है हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान जो खतरे में पड़े हैं, ये हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और इसके 3 हॉर्नबिल के 3 प्रजाति हैं, पापोम, रिजर्व फॉरेस्ट वारी, ये सब मतलब सॉरी 3 प्रजाति का नाम है ग्रेट, पुष्पांजलि, ओरिएंटल चितकबरा। ये 3 जो हॉर्नबिल हैं ये यहाँ पर निवास करते हैं, जिनका अब जो निवास स्थान है वो खतरे में पड़ रहा है। ये काफ़ी बड़ी पक्षी होती है, काफ़ी रंगीन पक्षी होती है, फल खाने की शौकीन पक्षी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।